नमस्कार। आज हम 2022 को अलविदा कर रहे हैं, लेकिन अगर एनर्जी और प्रेशियस मेटल्स के लिए ये साल अच्छा रहा तो वहीं एग्री सेक्टर की ज्यादातर कमोडिटीज का रिटर्न नेगेटिव में देखने को मिला। ऐसे में 2023 से क्या उम्मीदें हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती, निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह, कुंवरजी ग्रुप के रवि देओड़ा और मोतीलाल ओसवाल के डायरेक्टर किशोर नारने। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है और ये शायद इस साल का आखिरी कार्यक्रम फिलहाल हम कमोडिटीज की तरफ से कर रहे हैं। आपको अगले साल मिलेंगे, लेकिन यही बात करना चाहते हैं कि अगले साल में क्या कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई जाएं और किन चीजों पर आपको यहां पर ध्यान रखना होगा। अपने पहले सेगमेंट में नॉन एग्रो और दूसरे सेगमेंट में एग्रो कमोडिटीज की चर्चा हम यहां पर करेंगे। तो शुरुआत नॉन एग्रो से कर लेते हैं। कच्चे तेल की अगर बात करें तो अपने हाई से अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहां पर देखने को मिली है एंड जस्ट अबाउट इन द पॉजिटिव यहां पर कारोबार बंद होता हुआ नजर आया। किशोर, कैसे देखते हैं आप? क्रूड ऑयल प्राइसेस अभी सिटी का मानना है $65 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि 110 का एवरेज ब्रेंट अगले साल यहां पर बना सकता है। तो क्लियरली बाजार बहुत सारी चीजों को देख रहा है और उसी लिहाज से हमने एक बेंड सब तरफ से आता हुआ देखा। गुड इवनिंग मनीषा एंड सबसे पहले सब सारे दर्शकों को 2023 का नए वर्ष के शुभकामनाएं। और जहां तक क्रूड के सवाल है, आई थिंक सी मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर्स जो है वो पहले 2 क्वार्टर्स में आए थे। 2022 का लास्ट 2 क्वार्टर, स्पेशली लास्ट क्वार्टर बहुत ही चॉपी था, जहां तक तेजी के सारे जो फंडामेंटल फैक्टर्स है वो मौजूद थे, उसके बावजूद भी काफी हद तक करेक्शन देखने के लिए मिला। बिकॉज चाइना का जो लॉकडाउन से चाइना का जो कोविड का स्केयर था वो काफी हद तक मार्केट को नीचे लाने में मदद किया था। बट मुझे लगता है कि फंडामेंटल बैकड्रॉप अभी भी क्रूड का काफी तेजी का है और जो गिरावट हम लोग देखा है, मोस्ट ऑफ द फॉल जो है ऑलरेडी हो चुका है मेरे हिसाब से। फर्स्ट क्वार्टर भी नहीं है शायद, पहले जनवरी के अंदर अंदर आपको मोस्ट ऑफ द क्रूड का प्राइसेस बॉटम आउट हो सकता है। एंड पूरा 2023 में स्पेशली फर्स्ट हाफ में अच्छा खासा रैली देखने के लिए मिल सकता है। हमारा भी जो आई थिंक एवरेज प्रोडक्शन WTI के लिए आई थिंक 92 के आसपास एवरेज है और ब्रेंट के लिए आपको 103 104 के एवरेज के आसपास आना चाहिए। तो आपको इसका मतलब क्या है कि हाई में आपको ब्रेंट शायद 112 115 तक भी वापस देखने के लिए मिलेगा और लो टू लो में आपको 86 87 के नीचे ब्रेंट ज्यादा टिकाऊ नहीं लगता है। ऑलराइट, तो 85 से 115 तक की रेंज यहां पर कच्चे तेल में ब्रेंट में यहां पर बनती हुई नजर आ सकती है। कुणाल, आपका क्या व्यू है? आपकी क्या रेंज रहेगी? कैसे देखेंगे आप प्राइसेस? मेरी राय में फर्स्ट क्वार्टर जो है वो बहुत क्रिटिकल रहेगा ऑयल में। एक साइड पे है जहां पे चाइना में रीओपन होने की जो बातें हैं और उसके कारण ऑयल की डिमांड बढ़ रही है, और दूसरी साइड पे इसको बैलेंस करने के लिए यूएस का ऑयल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, डिमांड एक्स चाइना कम हो रही है बिकॉज ऑफ द स्लो डाउन। सो मुझे लग रहा है ये फर्स्ट क्वार्टर में कोई बड़ा एक्शन शायद ना आ पाए। मेरा ब्रेंट का जो वर्किंग है वो है $90 मैक्सिमम ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउनसाइड $70। 70 और $90 की रेंज में आपको ऑयल ट्रेड करता हुआ मिलेगा। बायसनेस इज मोर टुवर्ड्स स्क्यूड टुवर्ड डाउनसाइड, अपसाइड बहुत लिमिटेड है कंसीडरिंग द काइंड ऑफ हेडविंड्स वी हैव। इन्फ्लेशन इज स्टिल अ बिग प्रॉब्लम, सेंट्रल बैंक्स विल कंटिन्यू टू रिमेन हॉकिश। सो ये सब हालात में लंबी अपसाइड सस्टेन होना बहुत डिफिकल्ट है अंटिल ओपेक या ओपेक प्लस या रशिया कोई बड़ा प्रोडक्शन कट लेके आए। अदरवाइज ऑयल में ऊपरी स्तर पे प्रेशर बना रहेगा, ऐसा व्यू बन रहा है। जिस यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जैसे कुणाल ने भी कहा 72 95 जैसी यहाँ पर ऊपर में है। क्लियरली वॉल्टिलिटी यहाँ पर बरकरार है और काफी सारी अनसर्टिनिटीज, इफ्स एंड बट्स के साथ हम यहाँ पर 2023 में फिलहाल कदम रखते हुए। लेकिन जिस तरह की मुनाफा वसूली यहाँ पर किशोर नेचुरल गैस में देखने को मिली है अपने हाई से 55% ऑफ फ्रॉम द हाइज ऑफ द ईयर, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या जनवरी भी यहाँ पर वीक शुरू होने वाला है? क्योंकि इस तरह की माइल्ड फोरकास्ट फिलहाल हम बनता हुआ देख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इस साल के लिए भी, क्योंकि रशिया यूक्रेन अभी भी जारी है, पावर राशनिंग हम अभी भी बनता हुआ देख रहे हैं, गैस को लेकर चिंताएं हैं। मनीषा, आई थिंक बिफोर टचिंग नेचुरल गैस, वन मोर थिंग, एक्चुअली क्रूड में जो है जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है, SPR है, इधर इन्वेंटरीज ऑन द OECD फ्रंट, चाइना एंड US, इनको रीफिल करने का बहुत जरूरी है। आई थिंक वन ऑफ द सिग्निफिकेंट डिमांड फैक्टर वो जो 2023 में जो एक सपोर्ट बन के रहेगा ऑयल प्राइसेस के लिए। नंबर 2, जहां तक गैस की सवाल है, आई थिंक
यूरोपियन गैस अभी भी काफी हद तक जो सप्लाई जो शॉर्टेजेस से जूझ रहे हैं, बट मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द लॉजिस्टिकल एंड सप्लाई रिलेटेड इश्यूज 2023 का फर्स्ट क्वार्टर में सुलझ जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रशिया यूक्रेन वॉर का कुछ हल निकलेगा या रशिया का गैस, बिकॉज अभी जो पाइपलाइन से गैस स्ट्रीम स्टार्ट हुआ है, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ रशियन गैस थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। एंड दूसरा, ये विंटर खत्म होते होते एक्चुअली गैस का डिमांड भी थोड़ा कमजोर हो जाएगा। मेरे हिसाब से गैस का प्राइसेस रिलेटिव टू क्रूड ऑयल एक्चुअली थोड़ा सा वीक रहेगा, स्पेशली फर्स्ट क्वार्टर में। फर्स्ट क्वार्टर एंडिंग तक मेरे हिसाब से मिड फरवरी और बाय मिड मार्च मोस्टली गैस का प्राइसेस बॉटम आउट होना चाहिए। बट इवन एट करंट लेवल्स यहाँ से भी मुझे लगता है 7-8%, 10% तक नीचे का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है डाउन साइड का। तो गैस में अगर बाई साइड पे लेना है तो प्रॉब्ली 10% के लिए वेट करना चाहिए। समवेयर इन द मिड ऑफ फरवरी और बिगिनिंग ऑफ मार्च मेरे को लगता है यहाँ पे कुछ बॉटम मिल सकता है। राइट, यानी कि अगले 2 महीने यहाँ पर कमजोरी के रह सकते हैं नेचुरल गैस में। तो अगर आपको लगता है कि ये कमोडिटी ओवर सोल्ड है, इस झांसे में ना आए और थोड़ा सा यहाँ पर और इंतजार करें, कुछ और बेरिशनेस की एक्सपेक्टेशन फिलहाल गैस में इन करंट लेवल से भी। आगे बढ़ते हैं और बात अब सोने चांदी की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक डेफिनेट आउट परफॉर्मेंस हमने आते हुए देखी है। भारतीय बाजारों में अगर आप सोना देखें तो करीब 12% की बढ़त इस साल में हम देख चुके हैं। इंडियन इक्विटीज 2 से 4% ऊपर है और ग्लोबल इक्विटीज में तो एक्चुअली डबल डिजिट नेगेटिव है। तो काफी सारे एसेट क्लासेस से अगर कंपेयर किया जाए तो सोने ने आपको बेहतरीन रिटर्न्स यहां पर इस साल में भी बना के दिए हैं। आप किस करेंसी में कारोबार कर रहे हैं, ऑफ कोर्स उसका एक इंपैक्ट यहां पर है। कुणाल, कैसे देखेंगे आप सोने के प्राइसेस को करंटली, और यहां पर क्या रेंज और क्या स्ट्रैटेजी अगर पूरे साल के लिए बनानी हो तो क्या करें? गोल्ड का आउटलुक बहुत बुलिश है नेक्स्ट साल 23 के लिए। एक ही चीज है जो थोड़ा बहुत बेरिशनेस लेके, अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में जो जियोपॉलिटिकल सीन चल रहा है अभी लास्ट 15 दिन से, कोई ना कोई साइड से स्टेटमेंट आ रहे हैं फॉर द पीस टॉक। अगर पीस टॉक होता है तो गोल्ड और सिल्वर में प्रॉफिट टेकिंग अच्छा देखने या करेक्शन भी देखने मिल जाएगा। पर अगर ये जियोपॉलिटिकल क्राइसिस कंटिन्यू रहेगा और अज्यूमिंग के आगे जाके फेड भी कहीं ना कहीं अपना जो एग्रेसिव रवैया है इंटरेस्ट रेट को लेके उसको थोड़ा सॉफ्ट करेगी, सो नेक्स्ट साल गोल्ड में आपको एमसीएक्स पे, फर्स्ट में एमसीएक्स के बताऊंगा फिर कॉमेक्स पे, एमसीएक्स पे मुझे लग रहा है 58,000 to 59,000 वेरी लाइकली। और ऑन द डाउन साइड मुझे लग रहा है मैक्सिमम 52 के नीचे नहीं जाना चाहिए। कॉमेक्स पे $1,700 से $1,760 का बॉटम गोल्ड में मुझे लग रहा है, और आगे जाके धीरे धीरे $1,900 $1,900 तक के रेट आपको नेक्स्ट साल या $2,000 तक के रेट नेक्स्ट साल देखने मिल सकते हैं। सो ये रहा गोल्ड का। सिल्वर मुझे लग रहा है कि यहाँ से एमसीएक्स पे 80 to 85,000 कंजर्वेटिवली जा सकता है। ऑन द डाउन साइड 62 63 वहां पे बॉटम लग रहा है सिल्वर का, और कॉमेक्स पे $28 to $29 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। सिर्फ एक ही वरी है मेजर, दैट इज रिगार्डिंग टू पीस टॉक। इफ कोई पीस टॉक मटेरियलाइज हो जाता है और ये जियोपॉलिटिकल वॉर का कहीं एंड आता है तो वहां पे करेक्शन आएगा। सो एवरेज करने के लिए जगह रखिए और गोल्ड सिल्वर में लॉन्ग पोजीशन बनाई रखिए। राइट, सोने चांदी में खरीदारी करके ही काम करना है, और वो कंजर्वेटिव लेवल्स यहाँ पर कुणाल ने दिए हैं। ऑफ कोर्स उन्होंने हमसे पहले शेयर भी किया है कि यहाँ पर उनके बुलिश व्यूज क्या हैं, तो वो यहाँ से काफी ज्यादा ऊपर हैं। किशोर, आप कैसे देखते हैं सोने चांदी में यहाँ पर खरीदारी में आप क्या करेंगे? किशोर, आप कैसे देखते हैं सोने चांदी के ट्रेड को 2023 के लिए? ऑलराइट, किशोर, आपको मेरी आवाज आ रही है? किशोर से यहाँ पर फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सोने चांदी में एज ऑफ नाउ खरीदारी की राय। लेकिन कुणाल, आपने मेटल्स के ऊपर यहाँ पर फर्स्ट हाफ बुलिश थे आप, जहां पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। लास्ट क्वार्टर में आप बेरिश थे, मुनाफा वसूली यहाँ पर है। अब 2023 को अगर 2 हिस्सों में यहाँ पर बांटा जाए तो कैसे देखेंगे आप? वेल, राइट नाउ ये जो जैसे हमने कोविड के टाइम पे देखा था इंडिया में, समझो ट्रैवलिंग या पूरे वर्ल्ड में ट्रैवलिंग बैन था, उसके बाद जैसे जैसे ट्रैवलिंग ओपन हुआ तो लोगों ने रिवेंज टूरिज्म जिसे कहते हैं ऐसे एग्रेसिवली ट्रैवल करना चालू कर दिया, और पीपल वर ट्रैवलिंग इन डोमेस्टिक मार्केट, इन इंटरनेशनल कंट्रीज। सो ऐसे ही सेम मेटल्स का हो रहा है। 6 महीना चाइना में लगातार कंटिन्यूअस कोई ना कोई प्रोविंस में लॉकडाउन, कोविड रिलेटेड इश्यूज, production hamper, manufacturing factory facilities were closed. So now suddenly they are opening up their economy in a gradual phase manner.
सो डिमांड अभी लौट के आ रही है, पेंटअप डिमांड जो 6 महीने से सप्रेस हुई थी, तो इसी के कारण मेटल में तेजी कंटिन्यू है और थोड़ा बहुत और टाइम तेजी रह सकती है। बट आगे जाके अगर ग्लोबल इकोनॉमी में थोड़ा बहुत सॉफ्टनेस देखने मिलती है, तो मुझे लग रहा है एक लंबा अपसाइड आपको नहीं देखने मिलेगा। थोड़ा यहाँ से मौजूदा स्तर से 5 से 8% की कंजर्वेटिव अपसाइड आ सकती है, बट बहुत ज्यादा बुलिश कहना डिफिकल्ट है व्हेन द ग्लोबल इकोनॉमी इज स्लोइंग डाउन। सो फर्स्ट हाफ स्लो, सेकेंड हाफ में जब फेड रेट कट या रेट हाइक को रिवर्स करने की बात करेगी, तो सेकेंड हाफ ऑनवर्ड्स मेटल में तेजी हो जाएगी। ऑलराइट, एक्चुअली अगर हम इक्विटीज मार्केट्स में देखें तो मेटल एज अ सेक्टर यहाँ पर वन ऑफ द आउट परफॉर्मर्स है, लेकिन मेटल एज अ कमोडिटी अगर हम ईयर टू एंड यहाँ पर प्राइसेस देखें तो गिरावट देखने को मिली है। अपने हाईज से तो अच्छी खासी मुनाफा वसूली यहाँ पर है। किशोर, आप कैसे देखते हैं मेटल्स को? और जैसे कुणाल ने कहा, फर्स्ट हाफ टेपेड, सेकेंड हाफ थोड़ा सा बुलिश, क्या आप भी उस व्यू के साथ जाएंगे? आई थिंक मुझे लगता है कि फेड रेट हाइक का साइकिल का जो पॉज है समवेयर अराउंड थर्ड क्वार्टर 2023 कैलेंडर ईयर में पॉज आएगा। रेट कट का उम्मीद मुझे 2024 का एंड तक भी मुझे नहीं है। और हालांकि जो सेशन का जो फियर्स है वो काफी टाइम से स्पेशली जो न्यूज एजेंसीज एंड इंटेलेक्चुअल्स के बीच में चल रहा है, बट एक्चुअली ऑन ग्राउंड रिसेशन एक्चुअली फील नहीं हो रहा है। अभी भी आपको यूएस का एवरेज आवरली अर्निंग्स देखें तो अभी तक वो फर्म अप हो रहे हैं, जॉबलेसनेस कुछ भी बढ़ नहीं रहे हैं, और इवन द लेबर मार्केट इज स्टिल वेरी टाइट एक्चुअली। 263,000 273,000 जॉब्स, न्यू जॉब क्रिएशन है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं हमको कूल ऑफ नजर नहीं आ रहा है, नंबर वन। नंबर टू, फिजिकल मेटल्स और फिजिकल कमोडिटीज का डिमांड वन ऑफ द हाईएस्ट पीक पे है। थर्ड इज इन्वेंट्रीज। आई थिंक पिछले हफ्ते भी हम लोग दूसरे शो में बात कर रहे थे, इन्वेंट्रीज ऑल टाइम लो पे है। कई मेटल्स में, मतलब जिंक में देखें तो ऑलमोस्ट सेंचुरी लो पे है, कॉपर में मल्टी डेकेड लो पे है। आई थिंक इन्वेंट्रीज आर नॉट कंफर्टेबल एट ऑल। तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। the last point is that most of the mines, especially copper mines में काफी हद तक लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स रीनेगोशिएशंस के लिए आ रहे हैं 2023 में। तो वो कहने के आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि साउथ अमेरिका में कुछ माइंस में ऑलरेडी स्ट्राइक का नोटिस दिया गया है, कुछ माइंस में ऑलरेडी डिस्ट्रप्शंस चल रहे हैं। तो सप्लाई डिस्ट्रप्शंस एक और है। सो आई थिंक डॉलर का जो स्ट्रेंथ है वो तो थोड़ा बहुत पीक आउट हो जाएगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर। वहां से कमोडिटी स्टिल फॉर्म हो जाएगा। सो ओवरऑल बेस मेटल्स का आउटलुक मेरे लिए तो काफी पॉजिटिव है। कॉपर में इवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 20-25% का अपसाइड है। जिंक वन ऑफ द प्राइमरी आउट परफॉर्मर्स रहेगा, एंड निकल अगेन फिनोमिनल आउट परफॉर्मर रहेगा अगले 2 साल के लिए। बट हालांकि उसका वॉल्यूम्स और उसका जो ट्रेडिंग इंटरेस्ट काफी कम है अभी भी, बट आई थिंक निकल इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट मेटल। ऑलराइट, तो अगर कारोबार करना है तो कॉपर, एल्यूमिनियम, रादर जिंक, निकल में आपको यहाँ पर देखना होगा। यहाँ पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि आगे जाके बाजार कैसे खुलते हैं। क्लियरली एज ऑफ नाउ कंपनीज के मार्जिन्स लो हैं क्योंकि भावों में गिरावट देखने को मिल चुकी है। प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे बनते हुए नजर आ रहे हैं, इन्वेंट्रीज कम है, लेकिन डिमांड एक ड्राइविंग फैक्टर अगले साल में यहाँ पर रह सकता है। बहुत शुक्रिया किशोर एंड कुणाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम नॉन एग्रो स्पेस पे हमसे बात करने के लिए। रेंज आपको यहाँ पर कच्चे तेल में मिली है, मेटल्स में खरीदारी की राय, और गोल्ड एंड सिल्वर में एक डेफिनेट बाय यहाँ पर 2023 में भी बनता हुआ नजर आएगा। साथ ही रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो बात करेंगे एग्रो कमोडिटीज की। 2023 यहां पर क्या लेके आ सकता है हमारे लिए, खाने पीने की चीजों के लिहाज से बताएंगे आपको। हमारे साथ अब यहाँ पर एसएमसी सिक्योरिटीज की वंदना भारती और खमोजी ग्रुप के रवि दियोरा हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। बात अब यहाँ पर एग्री की कर लेते हैं। और वंदना, जिस तरह से ग्वार पैक में हमने यहाँ पर रिटर्न्स आते हुए देखे हैं और काफी हद तक बातचीत यहाँ पर फसल को लेकर डोमिनेट करती रही है, एज ऑफ नाउ क्या क्लैरिटी है और अगले साल के लिए क्या टारगेट्स हैं? वंदना के साथ यहाँ पर फिर जाएंगे। रवि, आपसे वही सवाल। जरूर से गोवर के लिए बात करें तो ये साल में पर्टिकुलर जो डोमिनेंस रहा वो डोमिनेंस आई थिंक जो सप्लाई रिलेटेड ज्यादा हुआ, क्योंकि डिमांड वहां पे कांस्टेंट ही थी, कोई ज्यादा इजाफा या ज्यादा गिरावट नहीं थी। बट मेजरली ये जो साल है काफी हिस्टोरिकल रहा। काफी साल के बाद जब WTO की स्थापना हुई उसके पहली बार
ऐसा हुआ कि एक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी वाला साल रहा पर्टिकुलर एग्रीकल्चर कमोडिटीज में, जिसमें इंडोनेशिया से पाम ऑयल है, साथ में रशिया यूक्रेन से सनफ्लावर ऑयल एंड व्हीट की सप्लाई में डिस्टर्बेंस आया, इंडिया में वेट एंड राइस में कुछ एक्सपोर्ट बैन लगे, ब्राजील से शुगर एंड एडिबल ऑयल पे एक्सपोर्ट पे अर्जेंटीना पे भी एडिशनल ड्यूटी डाली। तो ये साल काफी सालों के बाद ऐसा हिस्टोरिकल रहा कि जहां पे रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड पॉलिसी की वजह से सप्लाई काफी डिस्टर्ब रही और इससे प्राइस में काफी वोलेटिलिटी एग्रीकल्चर कमोडिटीज में आई। वॉर स्पेसिफिक में बात करें तो वहां पे मुझे लग रहा है कि जो भी फंडामेंटल है ये क्रूड का सस्टेन होना हायर लेवल पे, आई थिंक अभी भी अगर गुआर के फंडामेंटल में क्रूड को ऐड करे तो ये भी एक रीजनेबल प्राइस है। कोई भी बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री है ये गुआर को ये लेवल पे भी, ये रीजनेबल लेवल पे भी ये इंपोर्ट करके या आपने यूज करके उसको इतने ही मार्जिन मिल सकता है, कोई ज्यादा उसमें चेंज नहीं होगा। तो आई थिंक गुआर में पर्टिकुलर अगले साल पे मुझे लग रहा है कि जो ये 3 महीने का आउट परफॉर्मेंस है ये शायद और जारी रहे और आगे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अराउंड 13,800 14,000 तक गुआर गम में भी टारगेट मिले तो भी सरप्राइज नहीं है। और गुआर सीड में भी मुझे लग रहा है कि एक बार 6,800 से 7,000 तक के लेवल ये साल में मिल सकते हैं। तो जो कमोडिटी अंडर परफॉर्मर्स थी वो कमोडिटी मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर आउट परफॉर्मर हो सकती है। ऑलराइट, तो यानी कि गुआर में यहाँ पर ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है और दोनों कमोडिटीज़ ने आपको बेहतर रिटर्न्स दिए हैं और आने वाले 3 महीने में और अच्छी तेज़ी की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर है। वंदना, आप कैसे देखती हैं सीड और गम में क्या रेशियो है और इन दोनों में से आप किसे चूज करेंगी? मनीषा, मुझे लग रहा है कि काफी अट्रैक्टिव कमोडिटी इस बार रहेगी, गुआर सीड हो या गुआर गम हो। एक तो प्रोडक्शन का डेटा थोड़ा सा यहाँ पे डिक्लाइन होके आएगा और रिग काउंट्स बढ़ रहे हैं, 200 से 500 आता हुआ हम लोगों ने यूएस में देखा। जितने रिग काउंट्स बढ़ेंगे यहाँ पे इतना ज्यादा मूव आता हुआ हम देख सकते हैं। यहाँ पे एक्सपोर्ट डेटा यहाँ पे इंप्रूव है। मुझे लग रहा है मनीषा इस बार मैं गम के साथ जाना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि क्लियरली ये आउट परफॉर्म करेगा इस बार। अगर अपसाइड की बात हो तो मुझे लग रहा है कि टारगेट में थोड़ा सा यहाँ पे लंबा देना चाहूंगी गुआरगम में। मुझे लग रहा है कि अगर गुआरगम में अगर 2023 की पूरी मैं बात करूं तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस ऊपर की तरफ एक बार हम 15,500 से लेके 16,000 तक इजीली यहाँ पे टारगेट करके चल सकते हैं। रेशियो में मुझे लग रहा है कि रेशियो थोड़ा सा यहाँ पे है वो कहीं ना कहीं पे 2.5 से 2:5 तक का रहता था, वो यहाँ पे कहीं थोड़ा सा 3:3.5 तक का हो सकता है, क्योंकि गुआरगम मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आउट परफॉर्म करेगा। तो गुआर सीड के कंपैरिजन में मैं गुआरगम में इसलिए भी जाना चाहूंगी कि रेक काउंट्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज यहाँ पे एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ रहा है। तीसरी चीज ये है कि इसकी जो डेरिवेटिव है चूड़ी कोरमा, उसका डिमांड जो है वो थोड़ा सा भी डल है। तो गुआर सीड में थोड़ा सा हम स्लगिश मूव देख नहीं सकते, लेकिन गुआरगम आउट परफॉर्म कर सकता है। ऑलराइट, ठीक है। और गुआरगम को हमने आउट परफॉर्म करते हुए इस साल में देखा भी है। 19% की तेजी के साथ ये साल खत्म होता हुआ। रवि, मसालों में क्या देखेंगे आप, क्योंकि हल्दी और धनिये में यहाँ पर ऑलराइट रिटर्न्स आए हैं, लेकिन जिस तरह से जीरे ने आउट परफॉर्म किया है, ऑलमोस्ट 95% के गेन्स एक साल में। जरूर से जीरा कमोडिटी ऑफ द ईयर रहा है एंड पर्टिकुलर सबको महंगा लग रहा है, फिर भी वो महंगा हो रहा है। तो आई थिंक वो फंडामेंटली हो या टेक्निकली हो, सबको ये ओवर वैल्यूड एंड ओवरबोट लग रहा है और इसी हिसाब से प्राइसेस अभी भी नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में है। जब तक कोई सिग्निफिकेंट सप्लाई रिलेटेड न्यूज नहीं आते तब तक कोई बड़ी मंदी के आसार मुझे स्पाइसेस पैक में नहीं दिख रहा है। और मेरा स्पाइसेस पैक में क्योंकि जीरा काफी बढ़ चुका है और मैंने लास्ट ईयर में सबसे फेवरेट कमोडिटी मेरी जीरा ही बताया था और उस टाइम से देखे तो अभी 85% की तेजी आ चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, पर अभी भी मुझे हल्दी में कन्विक्शन आ रहा है। जिस हिसाब से सप्लाई इश्यू है, जिस हिसाब से एक्सपोर्ट डिमांड की प्रोबेबिलिटी है, मुझे लग रहा है कि हल्दी में ध्यान रखे 8,000 के लेवल के करीब एक अच्छा बेस बना के कमोडिटी चल रहे हैं। आगे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस साल में 9,700 से लेकर 9,800 तक के लेवल आपको इजीली टर्मरिक में देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा बहुत सप्लाई ईज होगा, उसके बाद प्राइसेस में एक अच्छा उछाल टर्मरिक में आना चाहिए। ऑलराइट, तो ये तो मसालों की बात हुई, लेकिन वंदना जो बाकी कमोडिटीज हैं जैसे कैस्टर, मेंथा, कोकोड, यहाँ पर क्या व्यू है, क्योंकि यहाँ पर भी हमने वॉल्यूम्स थोड़ी बेहतर होते हुए देखी हैं इस साल के अंत तक। जी मनीषा, मुझे लग रहा है कि कुछ हेवी कमोडिटीज में यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ सकती है। इनफैक्ट कपास भी मुझे एक लग रहा है, कॉटन, ऑयल सीड केक में भी यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ से कॉटन से शिफ्ट होकर वॉल्यूम इनके डेरिवेटिव्स में भी यहाँ पे आ सकता है। और मेंथा की बात की जाए तो मेंथा में सिंथेटिक मेंथा की सप्लाई बहुत है यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक 920, 930 एक मेजर सपोर्ट है, वहां से बार बार ये कमोडिटी बाउंस करती है।
और 2 डिमांड इसके काफी बढ़िया आते हैं, विंटर डिमांड और मॉनसून डिमांड। ये थोड़ा भी इंप्रूव होता है तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस ऊपर की तरफ यहाँ पे 1200 तक जा सकते हैं 2023 में। और एक उम्मीद है यहाँ पे, हालांकि अभी कोविड नंबर्स बढ़ रहे हैं, ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस भी यहाँ पे है, लेकिन चाइना रीओपन होगा तो मुझे लग रहा है कि काफी एग्री कमोडिटीज को मनीषा यहाँ पे फायदा है। इसमें से एक यहाँ पे मेंथा है, दूसरा यहाँ पे कैस्टर भी है कपास के अलावा। तो मेरे ख्याल से लग रहा है कि मेंथा में तो 1200 तक का जो लेवल्स है वो यहाँ पे आ सकता है। हालांकि कैस्टर में कह सकते हैं कि अराइवल सीजन रहेगा तो थोड़ा सा प्रेशर अभी आने वाले समय में मिलेगा। तो 6800 6500 एक बेस बना सकते हैं ये कमोडिटी, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो फिर से एक अपसाइड देखने को मिलेगा। एक्सपोर्ट डिमांड जैसे ही बढ़ता, हम 80% से ज्यादा सप्लाई करते हैं पूरे ग्लोबली यहाँ पे। तो इस काउंटर में भी मुझे लग रहा है कि एक बार हम 8000 तक के लेवल्स इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही काउंटर यहाँ पे बुलिश है, ज्यादा मैं स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ कैस्टर में बाई कॉल देने के लिए। और मेंथा पे मुझे लग रहा है कि रेंज बाइंग रहेगी। पहला यहाँ पे जो हर्डल रहेगा 1100 का रहेगा, उसको क्रॉस करता है तो फिर जाके यहाँ पे हम 1180 से लेके 1200 तक के लेवल्स यहाँ पे देख सकते हैं। राइट, यानी कि सभी जगह यहाँ पर खरीदारी है। अगर आप दोनों की माने तो इन्फ्लेशन बहुत जल्दी नीचे आने वाली नहीं है, लेकिन जो पोर्टफोलियो बना रहे हैं 2023 के लिए, खरीदारी यहाँ पर सभी कमोडिटीज में, एग्री स्पेस में अभी भी करने की यहाँ से राय है। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का समय है। बहुत शुक्रिया रवि, वंदना हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत। आप सभी को 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अब अगले साल में।